नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 3 साल से कोरोना का मामला जिस तरह से तेजी से बढ़ा और घट गया, क्योंकि हमने उसके साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन मुल्क में कोरोना के मामलों में अभी भी तेजी से इजाफा हो रहा है। 24 घंटे के दौरान मैं आपको बता दूं कि 12,213 नए मामले भी सामने आए हैं और 24 घंटों के दौरान 11 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं और 7,624 अफराद सेहतयाब भी हुए। मुल्क भर में कोरोना के 58,215 एक्टिव मामले भी हैं। तो ये तो बात हो गई कोरोना की। वहीं दूसरी तरफ स्कूल्स भी खुल चुके हैं। हालिया 2-3 सालों में तालीम भी काफ़ी मुतासिर रही और अब उम्मीद है कि बच्चों की तालीम मुतासिर नहीं होगी, लेकिन अभी भी एहतियात की कितनी ज़रूरत है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमानों को हम जैसा कि इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं, डॉक्टर जो आपको लगातार हमारे साथ पिछले 3 साल से आपको अपने मुफीद मशवरे दे रहे हैं, और आज एक और शख्सियत हैं राज्य लक्ष्मी जी, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और प्रिंसिपल हैं। दोनों का इस्तकबाल करते हुए हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब, सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिसिन सरगंगाराम अस्पताल से। तो राजा लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है मैडम। मैडम, जिस तरह से कोरोना का मामला पिछले लगातार 2-3 साल से उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को हो गया है, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी मुतासिर हुआ है पढ़ाई का मामला। अब स्कूल्स खुल चुके हैं, बच्चों की तरफ से किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है, और कोरोना को लेकर अभी भी आप लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार के द्वारा, कैसे अमल करवा रही हैं आप? हाँ सर, ये जो पैंडेमिक सिचुएशन था अपने को 2 साल जो चला है, स्कूल तो बहुत क्या बोलेंगे हम लोग, स्कूल तो चल नहीं पाया और इसका इफेक्ट तो बहुत हुआ है जी। अब ये साल उम्मीद बहुत है कि इस बार अच्छा चलाएंगे जी। और उसका हम लोग ऐसा शुरू करें कि बच्चों को पहले से ही उसका कोरोना का जो अपने को लेना है, मेजरमेंट्स लेना है, पहले से पेरेंट्स को हम लोग इन्फॉर्म कर चुके हैं। जैसा अपने को 3 रूल्स है, मास्क पहनना और एक एक्स्ट्रा मास्क ला लेना स्कूल को, और सैनिटाइजर अप्लाई हर बार जब भी हम लोग दूसरे चीज को टच करते हैं या रेस्टरूम यूज करते हैं, सैनिटाइजर अप्लाई करने का। और मेन थिंग सोशल डिस्टेंसिंग, जो बहुत जरूरी है स्कूल में, क्योंकि पूरे बच्चे एक क्लास में आ जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसका अवेयरनेस प्रोग्राम तो हम हर दिन सुबह आते ही बच्चों को देना शुरू कर दिए हैं, और 15 मिनट से 20 मिनट तक इसके ऊपर ही हम लोग उन लोगों को हर डे बात कर रहे हैं, और पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं बच्चों को हेल्दी फूड देने के लिए, और उन लोगों को जो चीज हम लोग बोल रहे हैं वो दे के बेचने के लिए इन्फॉर्म कर रहे हैं। और स्कूल में जब आने के बाद बच्चों को वी आर टेलिंग देम, जैसा उन लोगों का टेम्परेचर कुछ है या उन लोगों की तबीयत खराब है, तो उन लोगों को घर में रुकने के लिए बोल रहे हैं। अगर स्कूल को आ रहे हैं सुबह में 8 बजे जब रिपोर्ट करते, तो हम लोग उनका टेम्परेचर डिजिटल थर्मामीटर से चेक करने के बाद ही अंदर अलाउ कर रहे हैं। ये पहला स्टेप हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद में बच्चों को ठीक से हम लोग चेक करने के बाद अंदर क्लास में ले रहे हैं। और बहुत जरूरी चीज है कि पूरे स्टाफ को, और टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और इवन ऑटोमैन का भी हम लोग उन लोग वैक्सीन जो लिए है उसका सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए सारा स्टाफ जो है वैक्सीनेटेड हो जाए, ये एक बहुत अहम बात है। ये मैंडेटरी है सर जी। तो वैक्सीन होना है उन लोगों को, और जो अपने को वक्त का पाबंदी दिए बूस्टर का वो भी लिए, तो उसका भी सर्टिफिकेट लेके वो फाइल लेने के बाद ही टीचर्स को अलाउ करे है। बिल्कुल। और एक जरूरी बात है कि गवर्नमेंट जो अपने को अंडर 13 तक जो इंजेक्शन वैक्सीनेशन दिए हैं अपने को, वो भी हम लोग स्कूल में दिए हैं। लाइक लास्ट ईयर वी हैव गिवन टू देम एक्चुअली। चलिए, अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 99.9 स्टूडेंट्स
जैसा जिनका तबीयत खराब है, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, पूरे अबव 14 इयर्स, अबव 13 इयर्स पूरे वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन है। ठीक, तो देन वी आर अलाउिंग देम। यानी आपने पूरी तरह से पेरेंट्स को अवेयर कर दिया है कि स्कूल्स में बच्चों को किस तरह से भेजना है और क्या कुछ करना है। हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी जुड़ चुके हैं। मोहसिन वली साहब, आपका इस्तकबाल है। बेहद शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहसिन वली साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि कोरोना के साथ ही ये न्यूज़ 18 उर्दू से लगातार जुड़े रहे और लोगों को अपने मुफीद मशवरे देते रहे और एक अच्छी गाइडेंस ये करते रहे हैं लोगों को, चाहे वो आम लोग हों या स्कूली बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना का मामला लग रहा था कि पूरी तरह से ज़ीरो हो गया है। हमने जिस तरह से वैक्सीन किया है, वैक्सीनेशन का जो एक कैंपेन चला है, कामयाब कैंपेन, लेकिन फिर भी अभी मामले जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो कोरोना कहीं ना कहीं पांव दबाकर बैठा है, फिर वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। कैसे देखते हैं इन बढ़ते मामलों को आप, मोहसिन वली साहब? देखिए, मामले जिस रफ्तार से कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसमें दो चीजें बहुत ही नुमाया हैं। एक तो ये कुछ स्टेट्स में हो रहा है जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, बिल्कुल, कुछ हद तक केरला, कर्नाटका, दिल्ली भी है जी। तो ये जो स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश भी है इसमें, ये स्टेट्स तक इस बार लिमिटेड है जो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाना, एक बात जी। दूसरी बात ये है कि अभी इस बात पर हमको पता लगाना है इस बात का जी कि इसमें कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन तक तो हम पहुंच गए थे और ओमिक्रॉन का हमने देख लिया था कि हल्का इन्फेक्शन है और लोग हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे जी। लेकिन इन दिनों अमवात की भी खबरें आ रही हैं जी। पिछले गुज़िश्ता एक हफ्ते में 4 दिन में 4 डेथ हुई जैसे जी। तो ये हमने दिल्ली में का अभी पैटर्न में बता रहा हूँ, तो हमने देखा कि ये इसमें जो डेथ हो रही है, जब हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेन जो है ओमिक्रॉन माइल्ड है, तो डेथ किसी और वजह से हो रही है, तो फिर उस और वजह के लोगों को हमें उनकी हिफाजत करनी है तरीके से, ये देखना पड़ेगा जी। अभी बड़ी जो हमारे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है वो ये है कि ये जल्दी से जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाए नए केसेस की, और ये पता लगाया जाए इससे पहले कि कोई दूसरा मुल्क हमको बताए कि हमारे यहाँ ये वाला वेरिएंट था और वो आ गया उनके यहाँ, उससे पहले हमको पता लगाना होगा कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तीसरा 100% वैक्सीनेशन जी। और चौथा जो अभी डिस्कस आप कर रहे थे कि स्कूल के बच्चों का वैक्सीनेशन और उनको स्कूल खुलेंगे तो उसकी पूरी तैयारी करनी है जी। और हम इस प्रीटेक्स्ट पर स्कूल नहीं बंद कर सकते अब के कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं जी। स्कूल का स्टाफ, स्कूल की टीचर्स और स्कूल के बच्चे, उन सबको हमें 100% प्रोटेक्शन देना है और ये हमारा एम आगे आने वाले महीनों में होना चाहिए और होगा जी। तो ये मैं आपको जो बार बार ये बात बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि हमको बहुत सावधान रहना है, बहुत हमको अलर्ट रहना है, बहुत खबरदार रहना है और जिस भी बच्चे को सिम्टम हो उसका तुरंत टेस्ट कराना है, जो बड़ों को सिम्टम हो उनका। और एक जो कैटेगरी हम बार बार डिस्कस करते हैं जो ओल्ड लोग हैं और जिसके साथ उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और दूसरी मौलिक बीमारियां हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर है या वो किसी और वजह से स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं, तो उनको भी हमको बचा के रखना है, बच्चों को बचा के रखना है, बच्चों से उनको बचा के रखना है और बहुत चौकन्ना रहना है। चौकन्ना रहना ही इस वक्त का जो है वो सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़ी लड़ाई है। अब मैं आता हूँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर जी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में लोग ढीले हो गए। आज ही एक डॉक्टर मुझसे मिली बहुत दिन बाद, उन्होंने हाथ बढ़ाया शेक हैंड के लिए जी। तो मैंने उनको याद दिलाया कि अभी हाथ बढ़ाने वाला जो मसला है ये अभी ऑन है, तो हमको हाथ नहीं मिलाना है, हमको हगिंग नहीं करनी है, हमको एक दूसरे से 2 मीटर दूर रहना है और मास्क के मसले में भी लोग बहुत ढीले हो गए। तो बहुत से लोगों को कल ही मैंने एक रेड लाइट पे देखा कि एक लेडी जो है जब उसकी डेस्टिनेशन आ गई तो उसने मास्क अपना पहन लिया और वो अपने घर में चली गई। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर है ये हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम कोरोना को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। लोग अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं क्योंकि कोरोना को अगर धोखा दे देते या उससे पूरी लड़ाई हो जाती तो ये फिर दोबारा पैर नहीं पसारता। डॉक्टर राज्यलक्ष्मी जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपने पूरे स्टाफ को वैक्सीनेटेड किया है और बच्चों के लिए आपने पेरेंट्स को अवेयर करा दिया है,
और रही बात अब एजुकेशन की, जिस तरह से हमने देखा पिछले 2-3 साल में कभी हालात खराब हो रहे थे तो ऑनलाइन ही क्लासेस ज़्यादा चली हैं, फिजिकल क्लासेस बहुत कम हुई हैं आखिर साल के आखिरी हिस्से में। तो इस बार कैसा पैटर्न आपने तय किया है कि क्योंकि बच्चों की तालीम खराब हुई, बच्चे जिस तरह से सिलेबस वो पूरा नहीं कर पाए हैं कंप्लीट, तो इस बार आप लोगों ने क्या कुछ प्लान किया है कि सिलेबस कंप्लीट हो बच्चों को और सलीके से पूरी पढ़ाई हो सके? क्योंकि आखिर में कुछ पढ़ाई का हिस्सा रह गया था। और यहाँ गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एसएससी में भी काफ़ी जो है 6 पेपर ही कर लिए थे 11 पेपर में। तो इस बार स्कूल पर काफ़ी दबाव रहेगा उन बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन में उनको फास्ट करने के लिए। राज्य लक्ष्मी जी। हाँ सर, पिछले साल जब हम लोग सितंबर में स्कूल ओपन करे थे जी, तब अपने को टाइम बहुत कम था सिलेबस कंप्लीट करने का। बिल्कुल। तो हम लोग सब्जेक्ट जैसा कनेक्टिविटी रहता है, अगले साल का कनेक्टिविटी चैप्टर्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए वी हैव टेकन अ मेजरमेंट जी। तो इस बार जरूर अपने को बहुत वक्त मिलेगा और ये वक्त में हम लोग जून से जब हम लोग एकेडमिक ईयर शुरू कर रहे हैं जी, कर दिया है ऑलरेडी जी। बिल्कुल। ये एकेडमिक ईयर में हम लोग जिस 2 साल का छूट गया सो जो पोर्शन है जी, जो उनका बेसिक नॉलेज है जी, उसके लिए सेपरेटली 1-2 पीरियड हम लोग अलाउड कर रहे हैं। गुड। जिससे हम लोग बेसिक नॉलेज जो छूट गया उनका जी, उसका पढ़ाते हुए ये साल भी पढ़ाना है। जैसा हम लोग बोले बहुत दबाव रहेगा हमारे पर, इट इज लॉट ऑफ प्रेशर वी हैव टू टेक एक्चुअली, क्योंकि 2 साल का 1 साल में निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। ये एक बड़ा टास्क है टीचर का और बड़ा क्या बोलते हैं, बच्चों को भी एक चैलेंजिंग है। बिल्कुल। और बच्चे जब हम लोग जितना नॉलेज लेते हैं उतना नॉलेज लेने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग पूरा जिसका छूट गया है पोर्शन पिछले साल का वो भी कवर करते हुए बेसिक नॉलेज में उन लोगों को पढ़ाएंगे इस बार। जैसा उन लोगों का 1st क्लास से 5th क्लास तक रहेगा जी, ये बच्चों को हम लोग उनको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, ये स्किल, ये 3 स्किल्स अहमियत रखती है उनके पढ़ाई में। बिल्कुल। एक्चुअली उन लोगों को नॉलेज देते हुए अपने को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल पे अपने को ध्यान ज्यादा देना पड़ता है जी। जैसे हम लोग ये कोरोना में 18 मंथ जो बच्चे घर में बैठे हैं जी, जी, हम लोग तो पढ़ाए, मगर ये जो उन लोग को पढ़ना चाहिए था वो नहीं पढ़े। बिल्कुल। पेरेंट्स का कोशिश था पढ़ाने की, हमारी कोशिश थी, ये दोनों भी हुआ, मगर बच्चों को जो करना था वो छूट गया। ये हमारे को पूरी तरह वी आर अवेयर ऑफ दैट एक्चुअली जी। बिल्कुल। सो उसकी मेजरमेंट लेते हुए और ऐसा हम लोग उनका प्लान किया है जी कि जो 6 घंटे हम लोग स्कूल में बच्चे यहाँ बैठते हैं उसका 1.5 आवर ओनली बेसिक नॉलेज लिया जाएगा 2 महीने के लिए जी। उसके बाद में हम लोग उनका पैरेलल पोर्शन करते हुए लेकर जाएंगे। ये है हमारा तरकीब इस साल का प्लान। So whatever the portion we have left over last year, we did not complete it. Yes. It's not complete actually. We have completed the portion. ताकि उनका जो उनको ऐसा ना लगे कि हमारा प्रीवियस में जो पोर्शन छूट गया है फिर वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनकी नॉलेज कहीं ना कहीं वो लास्ट पोर्शन के लिए रह जाती है, वो मिसिंग हो जाता है एक तरह से। ये आपने बहुत अच्छा प्लान किया है ताकि बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई का जो नुकसान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। डॉक्टर मोहसिन वली साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की भी बात हो रही है, स्कूल खुल गए, आपने कहा कि कोरोना बिहेवियर की हम लगातार आप इस पर काफ़ी जोर देते रहे हैं जब भी हमारे साथ आप जुड़ते रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि अभी केस तो आ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सच्चाई है और कैसे पेशेंट्स को अभी भी एहतियात की बेहद ज़रूरत है? भले ही आप एडमिट नहीं होते हों अस्पताल में, लेकिन अस्पताल तो आपको जाना ही पड़ेगा अगर इसके लक्षण, इसकी जो है चीज़ें दिखाई देती हैं तो कोरोना की। हाँ, वो जो डेल्टा वेरिएंट में लोगों की लंग का इन्वॉल्वमेंट पूरा था जी, ओमिक्रॉन में ये खास तौर से देखा गया है कि ये सांस की नली तक ही रहता है जी, ये नीचे फेफड़ों में नहीं उतरता है। तो ये इससे कुदरत ने हमको सब लोगों को बचा लिया है जी। और लंग डैमेज, लंग इन्वॉल्वमेंट, निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की मारधाड़, उससे ये बच गए हैं। ओमिक्रॉन में है बीमारी, टेस्ट में आएगी,
और पेशेंट को सिम्टम होंगे, 3-4 दिन में दवा लेके डॉक्टर की वो ठीक हो जाएगा। ये तो रूटीन केसेस में है। बच्चों में तो कुछ पता भी नहीं लगता है, जुकाम बुखार होकर ठीक हो जाते हैं। और यंग बच्चों में भी कुछ पता नहीं लगता है, 12 से 18 साल 20 साल। लेकिन जो नवंबर किस्म का टप्पा है 55 से ऊपर वाला, उसमें ये सिम्टम ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जैसे 7 से 8 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। और इसके अलावा आपका जो सवाल है कि किन लोगों को ज्यादा खतरा है, जी, मैं उन लोगों को ज्यादा खतरा फिर से बता रहा हूँ, खबरदार कर रहा हूँ कि जिनको ओबेसिटी है, लोग वजन जिनका ज्यादा है, जिनको इसके साथ डायबिटीज है और जिनको इसके साथ ब्लड प्रेशर है, जिनको इसके साथ और कोई जोड़ों की बीमारी है, स्टीरॉइड्स चल रहे हैं। अब मैं इसमें प्रेगनेंसी को भी लगाने लगा हूँ। अच्छा। प्रेगनेंसी भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है जी। तो प्रेग्नेंट लेडीज को एक आम लेडी के मुकाबले में खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। इसके अलावा वो लोग जिनको किसी और वजह से, कैंसर की वजह से इम्यूनिटी कम हुई है या कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है, उसमें भी स्टेरॉइड भी चलते हैं कीमोथेरेपी के साथ, वो लोग हैं। तो डेबिलिटेटिंग ये जो कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं, इन लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो एक्स्ट्रा डोज की बात करी थी, प्रिकॉशन डोज की बात करी थी, अब जिसको हम बूस्टर डोज भी कह रहे हैं, कहीं कहीं उसकी बात की थी, वो इन्हीं लोगों के लिए पहले की गई थी। और अब जो है एक तबका वो है जिसको खतरा ज्यादा है, जो कि हमारा मेडिकल का तबका है, जो पेशेंट के कांटेक्ट में लगातार रहता है। और कोई पेशेंट आके दिखा के चला गया और हमको पता भी नहीं लगा इसको कोरोना है और हमने मास्क नहीं लगा रखा है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स के लिए मैं खास तौर से कह रहा हूँ, इसमें बिल्कुल ढिलाई न करें। आजकल डॉक्टर्स की सब अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में टेबल्स पे शीशे के पार्टीशन लग गए हैं, प्लास्टिक के पार्टीशन लग गए हैं जी। और कमरे हम लोग कह रहे हैं उनसे खुले रखिए। वेंटिलेशन इसमें बहुत जरूरी है। कमरे बंद नहीं करके मरीज देखना है, कमरे खोल के रखने हैं, वेंटिलेशन रखना है। मेरे कमरे का टॉयलेट भी खुला होता है, एग्जॉस्ट फैन भी खुला होता है गंगाराम हॉस्पिटल में, और एंट्री का डोर भी खुला होता है जी। तो ये जो प्रिकॉशन है वेंटिलेशन की, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अलावा इसके कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ये वेंटिलेशन की प्रिकॉशन और इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखें, हल्की एक्सरसाइज करें, चहलकदमी करें, अच्छा खाना खाएं, पानी खूब पिए, डिहाइड्रेटेड ना रहें, और अगर हमको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाएं रेगुलर लेते रहें, उसका इलाज सुपरविजन में करें। सांस की बीमारी का भी इलाज सुपरविजन में करें। बिल्कुल। पहले शुरू में कहा गया था कि साहब दमा के मरीजों को ज्यादा इसमें खतरा नहीं है, नहीं है, उनको ही खतरा है। और जो लोग मोटे हैं, जो जिनका वजन ज्यादा है, ओबेसिटी इसका बहुत बड़ा एक डेंजर है जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 7% लोगों में डायबिटीज नई हो गई है कोरोना के 2 साल के बाद, और अब वो परसेंटेज 9 तक चला जाएगा। तो इन न्यूली डायग्नोज डायबिटीज को भी खतरा ज्यादा है। और जिनकी कोई सर्जरी होने जा रही है या जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भी खतरा बहुत ज्यादा है। स्मोकर्स को खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं इनमें, और एक चीज होती है हमारे यहाँ फ्रेलिटी, बहुत दुबले पत्ते जो मरीज होते हैं जिनका वो बहुत वजन बहुत कम भी होता है, उनको भी फ्रेलिटी की वजह से खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो सारी ये कैटेगरी जो मैंने एक एक करके गिनवाई हैं, वो सब कैटेगरीज के लोगों के लिए ये कोरोना चाहे कितना भी माइल्ड हो, मुहलिक हो सकता है। इसलिए मास्क लगाना, डबल मास्क भी लगाना, और घर में भी अगर आप लगाए मास्क, अगर कोई बीमार है तो उसके पास न जाएं, और कोई बाहर से आने वाला अगर बीमार के पास जा रहा है तो वो भी मास्क लगा के जाए, और अपने एल्डर जो लोग हैं हमारे घर में उनको एक्सपोज ना करें। बच्चे बाहर से अब स्कूल से आएंगे, उनको भी रोकें उनके पास जाने से। तो ये सब प्रिकॉशंस आपने एक प्रोग्राम इस वक्त किया है, तो इस वक्त ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि ये सब चीजें हम पहले से, जैसे राजलक्ष्मी जी ने तैयारी की है, हम घर के अंदर की भी तैयारी उतनी अच्छी रखें, और घर के बाहर की तैयारी इन्होंने बताया कितनी अच्छे से की है बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए। तो ये बहुत ही एक मजमूई तौर पे कोरोना से हिफाजत होगी। बिल्कुल। और प्रिकॉशन ही इस वक्त इसका सबसे बड़ा रोकथाम है। कुछ मुल्कों में ये अभी भी बहुत ज्यादा हो रहा है। चाइना से खबरें पूरी नहीं आ रही हैं,
हमको पता नहीं है वहाँ कितना बुरा हाल है। नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल अभी भी एहतियात की बेहद जरूरी है। जितना अगर हम स्कूल्स की बात करें, टीचर्स अपने तौर पर या स्कूल मैनेजमेंट अपने तौर पर जो कुछ कर सकता है कर रहा है, लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी बहुत ही अवेयर होने की जरूरत है। राज्यलक्ष्मी जी, जिस तरह से आपने एजुकेशन के बारे में एक प्लान बनाया है, पूरा एक सिस्टम बनाकर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अब बच्चों की सेहत को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर स्कूल्स में जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हेल्थ एक्टिविटी आप करवाते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। जैसा कि डॉक्टर मोहसिन वली बता रहे हैं कि आपकी अच्छी हेल्थ के लिए आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है, तो स्कूल्स में बच्चों की हेल्थ को लेकर मैनेजमेंट का क्या कुछ प्लान है ताकि बच्चे सेहतमंद रहें और पढ़ते भी रहें? हाँ सर, जैसा हमने करिकुलम में ऑलरेडी इट हैज बीन इंक्लूडेड, लाइक अपना स्पोर्ट्स है, योगा है, ये अपने करिकुलम में है जी। बिकॉज ऑफ कोरोना हम लोग इसको छोड़ दिए, जैसा बच्चों को सबको एक जगह पे नहीं भेज सकते थे जी। पर इस साल फिजिकल एक्टिविटीज पे, जैसा स्पोर्ट्स पे और योगा, स्पेशली योगा पीरियड एक इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका सेहत का जो इम्पोर्टेंट है बच्चों का सिखाने की बहुत अहमियत रखती है। ये स्टडीज से भी ज्यादा अपने को अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा देना है बच्चों को, और स्पेशली छोटे बच्चों को, जहाँ उन लोगों को नहीं जानते हैं वो बच्चों को, जैसा 5 to 10 इयर्स के बच्चे, जहाँ फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक बच्चे रहते हैं, वो बच्चों को ज्यादा अपने को हेल्दी बनाना है और उन लोगों को अवेयरनेस ज्यादा देना है। तो उसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स का भी स्पेशल एक करिकुलम बनाए हैं और योगा का भी स्पेशल पीरियड उन लोगों को दे रहे हैं। तो ये देने से उन लोगों का, जैसा एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, अभी कोरोना के बारे में इंफॉर्मेशन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर टाइम पे, हर दिन ये बात अपने को याद दिलाते जाना पड़ेगा उन लोगों को कि हम लोग ऐसे वक्त से गुजरे हैं जो जिसको भी नहीं चाहिए था, वो वक्त से हम लोग गुजरे, और जो उन लोगों का टाइम गुजर गया है, 18 मंथ जो इनका एजुकेशन निकल गया है, वो भी हम लोग को उनको याद दिलाते रहना है। उसका याद दिलाने का है कि उन लोग सेहतमंद हेल्दी है, तो हम लोग फिर और एक बार, ये जो वेरिएंट हर बार चेंज कर रहा है उनका, हर वेरिएंट आ रहा है, जो कोरोना का वेरिएंट आ रहा है, उसको हम लोग इम्यून बढ़ाए तो ही हम लोग उससे फाइट कर सकते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी भी स्कूल एक्टिविटी में इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, और उसके साथ में योगा तो हम लोग हफ्ते में एक बार लेते थे जब कोरोना से पहले जी। उसका अवेयरनेस और प्रोग्राम ऐसे देते थे जब बच्चों को पूरा जैसे 4 या 5 आसना सिखाते थे, उसका इम्पोर्टेंस, मगर इस बार उसका प्रैक्टिस भी कराना है। तो बच्चों को अवेयरनेस हेल्थ के बारे में एक सब्जेक्ट के जैसा उसको पढ़ाकर उसके बारे में नॉलेज देना भी बहुत, और पेरेंट्स को भी हम लोग इसके बारे में वो योगा के बारे में इम्पोर्टेंस उसके बारे में और योगा पीरियड के बारे में पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। उन लोगों को भी ऑनलाइन जो जूम योगा पीरियड हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें पेरेंट्स को भी ज्वाइन होने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स जब ज्वाइन होते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल, बच्चे जब घर में रहते हैं पेरेंट्स का तो सुनते ही, तो बच्चे भी बैठ के योगा करना शुरू करते हैं। तो ये अपना जो डेली एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज में ये एक्टिविटी भी मैंडेटरी है कि सुबह उठते ही अपने को फ्रेश होने के बाद योगा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसा हेल्दी फूड लेना है, उसके साथ में योगा या फिजिकल एक्टिविटी करना भी बहुत जरूरी है। ये कौन सा भी जेंडर से अटैच नहीं है, कौन से भी एज लिमिट से अटैच नहीं है, ये पूरा हर एज वाले, हर जेंडर वाले ये अपना एक्टिविटीज में इंक्लूड करे तो बहुत अच्छा है। तो स्कूल में तो हम लोग जरूर करेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे देंगे बच्चों को, जैसे एक पीरियड हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, बस हम लोग योगा पीरियड का भी एक पीरियड एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। और जैसा वेरिएंट चेंज हो रहा है, हम लोग भी हमारा तरकीब चेंज करते ही जाएंगे जब तक हमारा एजुकेशन बच्चों को तक रीच नहीं हो, तब तक हम भी हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा टीचिंग टेक्नोलॉजी चेंज करते हुए गुजरते जाएंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा आपने प्लान किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग देख रहे हैं, स्कूल से जुड़े लोग भी देख रहे हैं, तो उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ को अपने जो है करिकुलम में ऐड करना चाहिए। मोहसिन वली साहब, एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन रहेगा सर, बढ़ते मामलों के बीच बूस्टर डोज की अहमियत अब कितनी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज तो बहुत ही डिस्कशन करके एक्सपर्ट से इंडिया गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हमने ऐसी किसी मुल्क की इत्तेबा में नहीं शुरू किया ये।
क्योंकि इजराइल वगैरह ने, यूके ने तो बहुत पहले देना शुरू कर दिया था। हमने ये देखा है कि जिन लोगों को कोविड हो भी गया था जी, और हम ये महसूस कर रहे थे कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी और पायदार है, उनकी भी इम्यूनिटी अब कम होने लगी जी। वैक्सीन वालों की इम्यूनिटी तो हमने शुरू से ही कहा था जी, एक तो 100% इम्यूनिटी नहीं देता है वैक्सीन, और दूसरे वैक्सीन की इम्यूनिटी देर पार नहीं होती है। तो उसके लिए भी पीरियड वर्कआउट कर लिया गया कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन 6 से 9 महीने से पहले लगा है वो भी इसके मुस्तहक हो गए बूस्टर डोज के, 3rd डोज के, और लगवा रहे हैं बहुत अच्छी तरह आगे आके वो लगवा रहे हैं और हमको बताते हैं हमारे मरीज के हमने लगवाया है। तो ये इस वक्त इसमें यूनानिमिटी हो गई है कि जो लोग ये कहें कि साहब हमको तो नेचुरल इम्यूनिटी मिल गई या हार्ड इम्यूनिटी मिल गई, हम तो उस पीरियड से हैं, हम तो हमारे तो मुआशरे में बहुत अच्छी हार्ड इम्यूनिटी की स्टैटिस्टिक्स आई थी, तो वो सब अब इस बात के एलिजिबल कैंडिडेट्स हो गए कि उनको ये प्रोटेक्टिव डोज लगे। बिल्कुल, और ये सब बहुत जरूरी है। इसके साथ विटामिन डी, बिल्कुल सही कहा आपने, इस वक्त की जरूरत है कि बूस्टर डोज ले लिया जाए। मोहसिन साहब, आपने बहुत ही अच्छे मशवरे दिए। डॉक्टर माफ कीजिए राजलक्ष्मी जी, आपने भी बच्चों के लिए जो प्लान किया है, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अवेयर रहें इस चीज़ों के लिए। सारी जिम्मेदारी जो है सिर्फ स्कूल्स की नहीं होती, पेरेंट्स की भी अपनी जिम्मेदारी है कि अभी भी हमें कोरोना जो बिहेवियर है, जैसा कि मोहसिन साहब ने कहा कि ये दबे पांव अभी भी हमारे बीच कोरोना मौजूद है, एहतियात करें। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए। आदाब।